लेक्चर में मैंने कहा था कि व्हाइल ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नो एटम शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। इसी की मैं अल्टरनेट आपको टर्म लिखवा सकता हूं। अल्टरनेट डेफिनेशन जो है दैट इज नो सिग्मा बॉन्ड शुड बी ब्रोकन। क्योंकि सुन लीजिए, किसी भी एटम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए सिग्मा बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना। बिना सिग्मा बॉन्ड को तोड़े जो है आप एक एटम को एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट नहीं कर सकते। सही बात है। आप देखें यहां पर आप सिर्फ ये देखें, इस कार्बन ने यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं कार्बन के साथ। सही बात है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, जबकि यहां पर इस कार्बन ने एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाया था। सही है बात। तो इसका मतलब कोई नया सिग्मा बॉन्ड बना है। और अगर अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, आप टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लें। इसमें कितने सिग्मा है, इसमें कितने सिग्मा है, कितने सिग्मा है पहले में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्मा। दूसरे में कितने, दूसरे में काउंट करें कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सिग्मा। ठीक है। ना ही कोई सिग्मा बॉन्ड तोड़ा जाएगा, ना ही कोई नया सिग्मा बॉन्ड बन सकता है रेजोनेंस के दौरान। ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि भैया रेजोनेंस इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स ओनली। सिर्फ पाई बॉन्ड, लोन पेयर, एम्प्टी ऑर्बिटल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे। सही बात कही। तो इसलिए कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, कोई भी बॉन्ड नया फॉर्म नहीं होगा। इज इट ओके? तो ऐसे में आप देखिए कि 9 की जगह 10 हो गए, तो मतलब नया सिग्मा बॉन्ड बना है। तो ये दोनों जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है एक दूसरे की। बढ़िया। ठीक है। संश्रय जी संश्रय ने कहा पहला और दूसरा पॉइंट रिपीट करना है। हमने कहा सिग्मा बॉन्ड को आप रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते। सिग्मा बॉन्ड जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात, पाई बॉन्ड, लोन पेयर्स, खाली ऑर्बिटल्स और फ्री रेडिकल जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेजोनेंस में। ये दूसरा पॉइंट है। सही बात है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आप नेक्स्ट बात सुनिए। अभी मोक्षा जी बाद में बात करते हैं। मोक्षा कोई डाउट है? मोक्षा को कोई डाउट है? ओके चलिए अब बात करते हैं। सुनिए, ये तो हमने देख लिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते टाइम जो है मतलब कंडीशंस क्या होनी चाहिए। पहले हमने लिखा कंडीशंस क्या होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। दूसरा हमने रूल्स में लिख लिया कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड को इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है। 2-3 पॉइंट्स हमने लिखे। चौथा पॉइंट, नंबर ऑफ unpaired electrons in all
resonating structures must be same। सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बात बताऊं, जैसे हम ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने यहां पर तीन स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, ध्यान देते रहिए। आप ये मत देखिए, आप इंटरेस्ट इस बात में रखिए, नहीं रखिए कि ऊपर ये मैंने बनाई कैसे। आप ये ध्यान दीजिए इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ एक ही है। सो देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना है? अगेन देयर इज वन फ्री रेडिकल, सो देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले में कितने देख रहे हैं? एक, दो, तीन, सो थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप देखिए, तो ऐसे में कंक्लूजन ये है, इसमें एक अनपेयर्ड, इसमें एक अनपेयर्ड है, इसमें तीन है, तो इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकती इन दोनों की, क्योंकि थर्ड वाले में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर थ्री। क्या आपको दिख रहा है बोर्ड पे क्लियरली? बिल्कुल सिंपल रखिए, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बराबर रहने चाहिए। ठीक है, ओजस्विनी ने कहा रिपीट करने के लिए, मैंने कहा ओजस्विनी इसमें देखो खाली एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, डॉट इज अनपेयर्ड, इसमें एक अनपेयर्ड, इसमें तीन है, हर एक कार्बन के ऊपर एक 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 है, मतलब इसका पाई बॉन्ड टूट के एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, तो दो अनपेयर्ड ये हो गए, तीसरा ये हो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। चलिए नेक्स्ट, octet rule should not be violated in case of second period elements। octet rule should not be violated in case of second period elements। ठीक है, तो मतलब सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कौन कौन से हुए? नॉन मेटल्स में कौन हो गए? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, यही हुए नॉन मेटल्स में। आगे तो नोबल गैस आ गई, नियोन। ठीक है, इन एलिमेंट्स के केस में ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते। हमने कहा था कि इनमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में, क्योंकि 2s2p होता है, 2d नहीं होता। तो ऐसे में जो है उनमें ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं करना है। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हुआ। जैसे एक बार जेई में ही सवाल पूछा गया था, मैं सिर्फ इस उसी चीज को यहां पर दिखा रहा हूं कि यहां पर एक क्वेश्चन कहा गया था कि इनमें से कौन सी जो है रॉन्ग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कहा गया था, ऐसी स्ट्रक्चर बनाई गई थी
और ये कहा गया था कि नाइट्रोबेंजीन की कौन सी गलत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जैसे मैं आपको यहां पर ये भी दिखा दूं इसी के पैरेलल में कि भाई ऐसी स्ट्रक्चर भी बनाई गई थी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इन दो स्ट्रक्चर्स में ए और बी में से रॉन्ग कौन सी है। सुने मेरी बात, जेई का बिल्कुल, जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब यहां पर आपको ध्यान देना है, मैं एक पॉइंट पे आपको ध्यान दिलवा रहा हूं। देखिए क्या है, इस जगह पे आप देखिए नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, कितने दिख रहे हैं आपको, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, 5 बनाए हैं, तो इसका मतलब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस टाइम पे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इस टाइम नाइट्रोजन ने कितने बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्टेट किस में वायलेट हो रहा है, सो इट इज द रॉन्ग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सही बात है, ए इज द आंसर। उत्कर्ष को समझ के आ गया, संश्रय को, जयकरण को, सबको समझ में आ गया, बढ़िया बात। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब एक 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 बात आप, एक बात आप समझिए मेरी बात, दैट इज कि देखो हमने केमिकल बॉन्डिंग कितने लो स्केल से स्टार्ट की थी, है ना, एंड यू कैन सी आज हम कहां तक केमिकल बॉन्डिंग में पहुंच गए हैं। ठीक है, आप समझिए, है ना, कि हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कौन स्टेबल है, कौन मतलब कौन जो है राइट है, कौन रॉन्ग स्ट्रक्चर है। ठीक है, यस, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, इसको मिटाने लगा हूं। ठीक है, तो मतलब अगर अच्छे से लगाया जाए तो ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत जबरदस्त काम हो सकता है, बहुत जबरदस्त। अभी मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं तो मत लिखिए। अच्छा, अब आगे बात सुनिए। तो अब नेक्स्ट थिंग, मैं अभी से फिर से, या मोक्षा जिसने भी कमेंट किया, यू कैन राइट इट अगेन, जब मैं देख रहा हूं तब राइट करना। अभी अभी सुन लीजिए, अब बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, अब बहुत जरूरी एस्पेक्ट है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, ये आपको एस्पेक्ट समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो फंडाज हैं अब मैं देने लगा हूं, ये बहुत आगे तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये लिखिए, द स्टेबल resonating structures contribute more towards resonance hybrid। इसका क्या मतलब हुआ, संश्रय जी कोई डाउट है आपको, रियल में डाउट है?
हाँ ये सही कहा, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, ये सही कहा, ऑक्टेट से कम हो सकते हैं, एक्सपैंड नहीं कर सकता। जो मैंने पिछला पॉइंट लगाया था कि उसमें ऑक्टेट की एक्सपेंशन नहीं हो सकती, कम हो सकता है। ठीक है, ओके। इस पॉइंट का मतलब मुझे समझाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। कम इसलिए हो सकते हैं कि वो ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते ना आकर्षित, कम तो कर सकते हैं ना, 8 की जगह 6 तो हो सकते हैं। ठीक है, एक्सपैंड नहीं कर सकते, डी है ही नहीं। सुने मेरी बात, इसका मैं मतलब आपको समझाना चाहता हूं। आप पेन साइड में रख दीजिए, जस्ट जो है 2 मिनट आप मेरा एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, आपने क्रॉप्स में भी हाइब्रिड वर्ड सुना होगा, आपने सुना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लो हम किसी पैडी क्रॉप, हम चोना समझते हो, राइस, धान, ठीक है, राइस राइस, धान समझते हो ना, ठीक है, पैडी, ठीक है। तो मान लीजिए हम जो है राइस की अच्छी वैरायटी डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या किया जाता है, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, हाँ, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से तो वाकिफ हैं। होता क्या है कि अलग अलग सीड्स में से जीन्स लेके जो है एक नया सीड डेवलप किया जाता है, सही बात है ना। अलग अलग वैरायटी के राइस जो अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, तो इसलिए उनको मिक्स करके जो है उनके गुड पॉइंट्स को इकट्ठा करके जो है नई राइस की जो क्वालिटी है वो डेवलप की जाती है। ठीक है, वैरायटी। सुन लीजिए, ऐसे मान लीजिए मेरे पास 2-3 तरह के राइस प्लांट्स ऑलरेडी हैं। जैसे देर इज ए प्लांट, सुन ले, ए प्लांट है, इसकी खास बात यह है कि इसकी स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है। सुन ले, स्टेम समझते हैं, स्टॉक, ठीक है, ओके। सुन ले आप बात, देर इज बी वेराइटी, जिसमें, अच्छा इसमें मैं एक पॉइंट और भी, चलिए, इसमें जो है इसकी हाई यील्ड है, लेकिन इसका जो है एक नेगेटिव पॉइंट भी है, सपोज नेगेटिव पॉइंट भी है, दैट इज ये लो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स पेस्ट्स। ठीक है, देयर इज सी वेराइटी, जिसका कि लेस मेच्योरिटी टाइम है। जैसे मान लीजिए 4 मंथ्स, मान लीजिए 4 महीने में ये पककर तैयार हो जाता है। ठीक है, और इसकी अच्छी बात यह भी है कि हाई रेजिस्टेंस इसका पेस्ट्स के लिए। अच्छा, देर इज डी वेराइटी, जिसमें कि लो यील्ड है। अच्छा, उसके बाद लो रेजिस्टेंस है एंड लॉन्ग मेच्योरिटी टाइम है।
जैसे मान लीजिए 7 मंथ्स, सुन ले, ये है, नहीं लिखना नहीं है, मैंने पहले कह दिया, मैंने पहले कह दिया, साइड में रखिए पेन, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है मार्केट में, कॉस्ट भी मैं लिख देता हूं, इसकी कॉस्ट जो है सपोज 20 रुपीज पर केजी, ठीक है। और इसकी जो है 23 रुपीज, ऐसे, ठीक है। एंड लेस मेच्योरिटी टाइम, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जस्ट इट बी 27 रुपीज, मैं ऐसे कह रहा हूं, एंड लेट इट बी 19 रुपीज, ठीक है, इस तरह से है। अब मेरी बात को ध्यान से समझते जाइएगा बस। दैट इज, पहले तो हमें ये देखना है, पहले तो हमें आप ये देखना है कि जो हमने हाइब्रिड वैरायटी तैयार करनी है, इनको, इनके फीचर्स को मिला के हमने हाइब्रिड वैरायटी तैयार करनी है, ये आ गई हाइब्रिड। अब बात ये है, हम इनकी जीन्स लेंगे, है ना, तो जीन्स में सुन लो, हाँ ठीक है आकर्षित, मैं दे दूंगा, ठीक है। अब सुने, दैट इज, इसमें हम कौन कौन से फीचर्स लेंगे, जैसे ए में से हम ले लेंगे स्ट्रॉन्ग स्टेम, इसका ये फीचर ले लिया जाएगा, सही बात है। तो जो हाइब्रिड है उसमें स्ट्रॉन्ग स्टेम होगी, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग स्टेम होगी तो तूफान वगैरह आएगा, बारिश वगैरह पड़ेगी तो हमारी पैडी क्रॉप जो है नीचे नहीं गिरेगी, सही बात है, ये ले लिया हमने। दूसरा फीचर हम यहां से लेंगे, दैट इज हाई यील्ड। अच्छा, लेकिन इसका जो नेगेटिव फीचर है वो हम नहीं लेंगे, सही बात है, वो जीन नहीं लेंगे हम, यही तो जीन्स को चूज करने का मतलब है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, और फिर सी में से हम लेंगे लेस मैच्योरिटी टाइम, दैट इज 4 मंथ्स। अच्छा, इससे दूसरा फीचर भी हम लेंगे, दैट इज हाई रेजिस्टेंस, सही बात है। तो इसमें से ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, इसमें से कौन सा फीचर लेंगे, लास्ट वाले में से कोई नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब सुने, आपको इसका रेट 20 रुपए है, इसका 23 है, इसका 27 है, इसका 19 है, मुझे ये बताओ इसका रेट कितना होगा लगभग, कितना होगा, सुनो, बिल्कुल, मतलब आप काफी लोग सही कह रहे हो, मैंने कह दिया अभी लगभग मान लीजिए 40 रुपीज हो गया, जैसे 30 रुपीज भी सही, एनीथिंग, सुन लो, कई लोग जो है इसका मीन निकालने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, कई लोग जो है मीन निकालने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मीन नहीं होगा, ये सबसे कॉस्टली होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें सारे पॉजिटिव फीचर्स हैं, किसान को इससे बहुत फायदा होगा। अब सुने, अब सुने मेरी बात को, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, उनको समझिएगा, मेरा जो टारगेट था इस चीज को बताने का अब वो सामने आ रहा है, क्योंकि इतनी सारी मैंने बात कही तो भी इसका कुछ तो मतलब होगा। पहली बात, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ए बी सी डी आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, सही बात है। आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में से सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही हाइब्रिड के लिए लेंगे, पहली जरूरी बात। जितनी भी आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, अपने दिमाग में बिठाते चलिए बात को, जितनी भी आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उनमें से सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही आप चूज करेंगे, नेगेटिव को आप हाइब्रिड में नहीं डालोगे,
ठीक है, डी का कोई पॉइंट नहीं आया इसीलिए स्नेहा जी, सही बात है, डी का कोई पॉइंट नहीं हमने लिया, मतलब डी इज ए नॉनसेंस स्ट्रक्चर, है ना। कई बार हमसे नॉनसेंस स्ट्रक्चर बन जाती है। आकर्षित जी, आपका कोई डाउट है? ओके, तो डी इज ए नॉनसेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब नहीं, सुन लो एरिन, डी से हमें क्या पता चला, कई बार क्या होता है, सुन लो स्नेहा जी, एरिन जी सुन लीजिए मेरी बात। कई बार क्या होता है, जब आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने लगते हैं ना, तो कई बार हम जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे वैसे अपनी मर्जी से भी करवा देते हैं। जैसे हमें ध्यान नहीं रहा कि भाई हम स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएं कि नहीं बनाएं, हमने गलती से अनस्टेबल स्ट्रक्चर बना दी। जैसे अभी मैंने आपको नाइट्रोबेंजीन का एग्जांपल दिया था, जिसमें कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, तो वो नॉनसेंस स्ट्रक्चर है ना, कि भाई वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो जब आप ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उसका हाइब्रिड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आप जब स्ट्रक्चर्स बनाने लगोगे आपको पता चल जाएगा कि गलत भी क्या होता है या अनस्टेबिलिटी कैसे होती है। कोई स्ट्रक्चर ऐसी भी बन जाती है जिसमें बहुत कुछ अनस्टेबल है, तो हाइब्रिड में उसका कोई भी फीचर नहीं जाएगा। पहली बात, हाइब्रिड में जब भी जाएगा पॉजिटिव पॉइंट ही जाएगा, नेगेटिव पॉइंट स्ट्रक्चर का नहीं जाएगा। और जिस जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा पॉजिटिव फीचर्स हैं उसकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स हाइब्रिड। सही बात है। आप देख रहे हैं इन सभी स्ट्रक्चर्स में सबसे महंगे रेट वाला ये है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव फीचर्स हैं। जिसमें जितने ज्यादा पॉजिटिव फीचर्स होंगे वो उतना महंगा होगा। महंगा होगा मतलब वो मार्केट में स्टेबल होगा, किसान उसको खरीदेगा। सही है। तो मार्केट में स्टेबल होगा मतलब, मेरा कहने का मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद में स्टेबल होगी। तो ये जो पहला पॉइंट मैंने लिखाया, जो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो हाइब्रिड के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। तो इन स्ट्रक्चर्स में सबसे स्टेबल ये वाली है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा है, क्योंकि इसके 2 करेक्टर्स जो है हाइब्रिड में गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा सुन लीजिए, अच्छा और साथ में एक बात और, आप देख रहे हैं जो हाइब्रिड का रेट है वो सबसे महंगा है। महंगाई को, महंगे रेट को मैं स्टेबिलिटी से रिलेट कर रहा हूं कि वो दमदार है, वो सीड जो है दमदार है जिसका रेट ज्यादा है। सही है। तो ऐसे में हाइब्रिड सबसे स्टेबल सीड है। कहने का मतलब ये हुआ, हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, सुनते जाइए मेरी बात, हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से स्टेबल होता है। हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से क्या होता है? स्टेबल होता है। इसको मैं ग्राफिकली बता रहा हूं, जिसने स्नैपशॉट लेना ले लीजिए, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खटाक, डन। जैसे मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल की, सुन लीजिए आप मेरी बात को, बहुत जरूरी टर्म मैं कहने वाला हूं अभी, और इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार आपको रिकॉल कराऊंगा, कई जगह मुझे जरूरत पड़ेगी तो अब मैं इससे पैडी क्रॉप से ही रिलेट करूंगा। सुन लीजिए, मान लो किसी मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सपोज देयर इज समवन सम स्ट्रक्चर कॉल्ड ए, ये एनर्जी है यहां पर। तो देयर इज सम स्ट्रक्चर कॉल्ड ए, देयर इज सम स्ट्रक्चर कॉल्ड बी, देयर इज सम स्ट्रक्चर कॉल्ड डी, एंड देयर इज सम स्ट्रक्चर कॉल्ड ये सी, एंड देन डी। ठीक है, 4 स्ट्रक्चर्स, अलग अलग उनकी स्टेबिलिटी। ठीक है, मान लो एक मॉलिक्यूल की 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ए बी सी डी, तो हाइब्रिड जो है उन सब से स्टेबल होगा। अभी मैंने कहा
अभी मैंने आपको कहा कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल होता है, सही बात, तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो ऐसे में अब यहां पर जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है और हाइब्रिड का जो एनर्जी डिफरेंस है, सुन लीजिए, ये क्या है? इट इज मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, and this gap is called delta H resonance. So delta H resonance को आप कैसे डिफाइन करोगे? इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी भी। सो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल resonating structure and resonance hybrid. The energy difference between नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आपको ये नहीं जानना है वाई डी इज मोस्ट स्टेबल। पहली बात है, मान लो कि डी मोस्ट स्टेबल है, मान लो, ठीक है, तो उस स्टेबल मोस्ट और हाइब्रिड के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये एनर्जी है, तो जो ज्यादा एनर्जी का वो सबसे अनस्टेबल, फिर कम कम कम। हाँ, डी इज लाइक सी क्रॉप, नहीं, डी इज, ए इज लाइक सी क्रॉप, ए इज लाइक, क्योंकि जो सबसे अनस्टेबल होगा वो फालतू का होगा। ए इज लाइक, ठीक है, ए इज लाइक डी क्रॉप। हाँ, ये तो एग्जाम्पल दे दिया ना मैंने यार, एबीसीडी, अब क्रॉप से मत रिलेट करो ना इसको। मान लो एबीसीडी में से डी सबसे स्टेबल है, ठीक है, जल्दी से आप नोट कर लें, ठीक है। सो आई होप आपको रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन समझ में आ गई। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमने ये बात कही ना कि भैया जो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ऐसे में जो है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? ऐसे में हम कैसे पता लगाएंगे कि स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है? सही कहा। तो अब मौका है, अब टाइम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के पता करने का। सारे लोग इस पॉइंट को, ये जो सारी कहानी मैंने कही, अगले वाले पॉइंट को बताने के लिए कही है, ठीक है। हाँ,
हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, ये अब सुने। पहला पॉइंट, मेरी एक एक पॉइंट को पत्थर की लकीर मानिए, दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए, ठीक है? ओके। अच्छा, अब सुने पहला पॉइंट। द स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल। आप सुने ध्यान से। आपको यह पता है कि रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व, तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स तो सेम ही होंगे, सही कहा। लेकिन पाई बॉन्ड्स बदल सकते हैं, तो इसलिए जो है आपको ये देखना है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी स्ट्रक्चर। कैसे? जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप देखें पहली वाली स्ट्रक्चर में हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? दो। दूसरी वाली में कितने हैं? एक। तो ज्यादा स्टेबल कौन? फर्स्ट इज मोर स्टेबल। मान लो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। सही बात। अब आप बोलोगे भाई सर पहली क्यों, पाई बॉन्ड से क्या हो गया? आपको यह पता होगा जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ये मैंने कहा था। जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड, सही बोला। तो ऐसे में इसमें से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इसमें एक ही पाई बॉन्ड बना है तो इसमें कम एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे में ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जिसने ज्यादा एनर्जी रिलीज की होगी, हाँ, पहले वाले में ज्यादा बॉन्ड्स हैं इसलिए उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, तो उसके पास कम एनर्जी है तो वो ज्यादा स्टेबल है। उत्कर्ष समझ में आया? बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज इज एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, the structures involving charge separation are less stable.
आप इसके लिए जो है, आप एक बात का ध्यान दीजिए यहां पर। हर्षिया जी, समवन इज चैटिंग ऑन द नेम ऑफ योर फादर के योर फादर वांट्स टू टॉक टू मी, ठीक है ना, सो ही इज प्रिटेंडिंग टू बी योर फादर, ठीक है ना। तो ठीक है, तो योर फादर नोज कि भाई इट्स नॉट द राइट टाइम। हाँ हाँ हाँ, समवन इज प्रिटेंडिंग कि मार्शिया का फादर बोल रहा हूँ, ठीक है, आई वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग द क्लास, ठीक है। सो अपने फादर जी को बोलिए कि वो क्लास में डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। अच्छा, तो चलिए, अब इसको ध्यान दीजिए। आप आप अरे जैसे लगा हुआ है ना, ये बूढ़ा हो जाएगा बंदा जो है, कॉल करते करते ऐसे फेक कॉल्स करते करते, ये कल परसों दादा बन के आ जाएगा, देख लेना। ठीक है। अच्छा, तो सुने, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ध्यान दीजिए। मैंने कहा ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें चार्ज सेपरेशन होती है वो कम स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? आप देखो, इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, इसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इस पे कोई चार्ज नहीं है, पूरा न्यूट्रल है, लेकिन इसमें चार्ज जनरेट हो गया। इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया, सही बात है, एक नेगेटिव आ गया एक पॉजिटिव आ गया। तो जब चार्ज सेपरेशन मतलब चार्ज जनरेट हो गया ना यार, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएं तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होने से क्या होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी बढ़ेंगे। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिल जाएं तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो दोनों चीजें रिलेटेड ही हैं कि जब भी किसी पाई बॉन्ड से चार्ज जनरेट होगा, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड कम हुआ। और हमने पहले कह दिया कि पाई जैसे ही कम होगा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर अगेन फर्स्ट की सेकंड से ज्यादा हुई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि सेकंड इज इन्वॉल्विंग चार्ज सेपरेशन, फर्स्ट इज कंप्लीटली न्यूट्रल। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ये लोन पेयर नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके ये लोन पेयर इस जगह पे जब वापस आएंगे तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, जिस स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन होगी वो लेस स्टेबल है। जैसे इस स्ट्रक्चर में किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं है, इसमें क्या हुआ, चार्ज सेपरेट हो गए, मतलब न्यूट्रल से पॉजिटिव और नेगेटिव बन गए। जब पॉजिटिव और नेगेटिव से न्यूट्रल बने तो चार्जेस आर कंबाइनिंग। जब न्यूट्रल से पॉजिटिव और नेगेटिव बने तो चार्ज सेपरेट हो गए, सही बात। तो जब भी चार्ज सेपरेट होंगे, ठीक है ना, तो ऐसे में जो है, मैंने कहा जब पॉजिटिव और नेगेटिव से पाई बॉन्ड बने तो जो है चार्जेस कंबाइन हुए। जब न्यूट्रल से पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएं तो चार्जेस जनरेट हो गए। हाँ सही बात है, मैं ये देख ही रहा था कि मोक्षा के नाम से मोक्षा तो ऐसे डाउट नहीं पूछता। ठीक है, सुन लें अब, ध्यान देते रहिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, समझते जाइए। अब जरूरी जरूरी पॉइंट्स आ रहे हैं। रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए,
सुन लीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। देयर इज the resonating structures in which negative charge appears on more electronegative element and positive charge appears on more electropositive। ये more electropositive है, ठीक है, और ये more electronegative है, ठीक है, आर मोर स्टेबल देन रिवर्स केस। मतलब ये हुआ, सुन लें, मतलब ये हुआ कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, आप वो स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हो, ठीक है, और पॉजिटिव जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो। कैसे? एग्जाम्पल के साथ देखिए आप, मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। जैसे यहां पर आपने अभी इस बात पे ध्यान नहीं देना कि मैंने कैसे बनाया, आपने सिर्फ स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना है। आप ध्यान दें, आपके पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। मान लो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे आई चिंता मत करो, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स को ध्यान दें। सबसे पहले आप एक बात देखें, हाँ कृष्ण, आई हैव गॉट दिस, ठीक है ना, आप चिंता मत करो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप चिंता मत करो, ठीक है। इसमें आप देखिए, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, पहले वाले में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? ओके, अब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ भाई, दूसरे में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? रुक जाओ, तीसरे में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? रुको, तो मोस्ट स्टेबल कौन हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से फर्स्ट, तो फर्स्ट तो स्टेबल हो ही गया, ये मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही लिख रहा हूं। अब बात है, सुन लो, अब बात है सेकंड और थर्ड की। आप देख लो, मानव जी, आपको किसी की स्ट्रक्चर बनाना अभी नहीं सीखना है। अभी जिन पॉइंट पे मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं, मैं स्ट्रक्चर्स खुद बना रहा हूं, मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रहा हूं, उस पॉइंट पे ध्यान रखिए। स्ट्रक्चर किसी ने नहीं बनानी अभी, अभी मैं किसी को स्ट्रक्चर बनाना सिखा ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स पे, हिस्सों पे कंसंट्रेट कर रहा हूं कि मान लो आपके सामने 3 स्ट्रक्चर्स हैं, आप स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे? आप जानते हो इन स्ट्रक्चर्स में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, इधर पॉजिटिव कार्बन पे है, इधर पॉजिटिव ऑक्सीजन पे है, नेगेटिव कार्बन पे है। मतलब जो भी चार्जेस हैं, जो भी चार्जेस हैं, वो कार्बन और ऑक्सीजन पे ही है। देखो स्ट्रक्चर्स, जो भी चार्जेस हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन पे ही है। आप बोलो कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात। अब देखो, आप देख रहे होंगे, आप एक दूसरे के नहीं देख रहे हो चैट्स जो है, लेकिन फिर भी मुझे एकदम से खटाक से जो है 30-40 चैट्स जो है दिख जाते हैं यहां पे आते हुए, ठीक है ना। मुझे अर्शिया वगैरह ने मुझे राइट आंसर्स भी दे दिए हैं, लेकिन सुन ले बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, अब हम उसको यूज करना भी सीख गए, ठीक है। तो मतलब इट इज बीइंग एक्सपर्ट, आपको पता भी नहीं लगता आप कब उस फंडे को समझ गए, ठीक है। सुन ले, तो सभी ने कहा कि ऑक्सीजन इज मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आना चाहिए? ऑक्सीजन पे आना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज किस पे आना चाहिए? कार्बन पे आना चाहिए। और वैसा किस में है? सेकंड वाले में है। थर्ड वाले में तो बिल्कुल उल्टा हो गया है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जो है नेगेटिव चार्ज आ गया और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे में सेकंड वाला दूसरे नंबर पे और थर्ड वाला लास्ट नंबर पे। सही बोला जी? बोलो, सही बोला है ना? मैं फिर से आपको बता दूं, ठीक है, कि इसमें दो पाई बॉन्ड्स हैं, इनमें एक एक है, तो ये तो मोस्ट स्टेबल हो गया। और सेकंड वाले में जो मैंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, वो यहीं पे वैलिड है। यहां पे उल्टा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव, तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। पता है क्या है? मामला ये है, कंवरपाल को भी समझ में आ गया, उसने डाउट पूछा था अभी जो है। कई बार आपसे रेजोनेंस का ही नहीं पूछा जाता, कई बार आपको तीन मॉलिक्यूल देंगे और बोलेंगे जी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर दो। मतलब ये नहीं है कि वो रेजोनेंस का कुछ पूछेंगे, सीधे लिख देंगे कि आउट ऑफ अरेंज इन 1 2 3 इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसे सवाल आईआईटी में बहुत आते हैं, नीट में बहुत आते हैं। एरोज आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एरिन जब मैं बनाना सिखाऊंगा तब मैं ये सारा कुछ बता दूंगा। अदरवाइज एरोज रिप्रेजेंट के इलेक्ट्रॉन कहां पे गए। इज इट ओके? सिग्मा बॉन्ड सारे बराबर होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स का डिफरेंस ही नहीं है, हमने कहा। ठीक है, डबल एरो, अगर एरो डबल है तो दो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे। डबल एरो मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तभी यहां नेगेटिव चार्ज आया और इधर पॉजिटिव आया। ठीक है, डबल एरो का ये मतलब है। ठीक है, ओके, आप सुनते जाइए। कैन यू अरेंज दी स्ट्रक्चर्स ए बी सी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? डोंट वरी, डोंट वरी। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में इन मॉलिक्यूल्स को अरेंज करें। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, द आंसर इज ए बी एंड देन सी। कैसे? इसमें दो पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें एक मिनट, एक मिनट यार, पाई बॉन्ड कहीं हमसे गड़बड़ तो नहीं हो गई? नो प्रॉब्लम। इसमें इसमें पाई बॉन्ड्स दो हैं, इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, नो प्रॉब्लम, सभी में दो दो हैं। लेकिन बात यह है, ये न्यूट्रल है,
इट इज न्यूट्रल, पहली बात सुनते जाएं, ठीक है। और इसमें चार्ज सेपरेशन हो गई है, आप देख रहे हैं इसमें और इसमें चार्ज सेपरेशन है, और इनमें तो ऐसे में हमने कहा था चार्ज सेपरेशन वाला न्यूट्रल से क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऐसे में नेगेटिव चार्ज शुड अपीयर ऑन ऑक्सीजन, तो बी देन सी। इज इट ओके, डन, आगे बढ़ रहे हैं। अगला रूल, द नेक्स्ट रूल इज, आई डोंट नो द पॉइंट, मैं 4 नंबर लिख रहा हूं, रूल ऑफ ऑक्टेट। द स्ट्रक्चर्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ एटम्स आर मोर स्टेबल। ऐसी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, चलो आकर्षित, थैंक यू, मजा आ रहा है, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर्स जिनमें सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अब ये भी बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन यहां पर मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं, जरूरी पॉइंट। रूल ऑफ ऑक्टेट डोमिनेट्स ओवर रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप लिख ले पहले, मतलब कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ऑक्टेट का रूल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, जैसे मैं आगे एग्जांपल देने वाला हूं। तो ऐसे में आपको जो है, ऐसे में आपको ऑक्टेट वाले को अहमियत देनी है, ठीक है। तो सिंपल बात मान लो कि ऑक्टेट वाला इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर ऑक्टेट रूल। देखें आप, जैसे एक मिनट, चलिए एग्जाम्पल हम लोग पहले एक ट्रेडिशनल सा ही एग्जाम्पल लेते हैं। आप सबका ध्यान बोर्ड पे रहे, मैं कोई चीज बताने वाला हूं। दिस स्ट्रक्चर इज ए, दिस स्ट्रक्चर इज बी। पहले आप मुझे बताएं, कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियस सी बात, ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से सुनो, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात की गई है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, सही बात है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में जो है पॉजिटिव चार्ज की बात की गई है। पॉजिटिव चार्ज कार्बन और ऑक्सीजन में से किसके पास आना चाहिए? कार्बन के ऊपर आना चाहिए। सभी लोग यही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, कार्बन के ऊपर आना चाहिए।
तो कार्बन के ऊपर तो पहली स्ट्रक्चर में है, सही बात है, पहली स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर है। तो रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये कहता है, रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग पहली स्ट्रक्चर शुड बी मोर स्टेबल देन सेकंड। CH3 लिखा है, बिल्कुल सही बात है, CH3 लिखा है, ठीक है। अच्छा, सुन लिया मेरी बात। तो रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से A इज मोर देन B, है ना। मैं लिख लेता हूं ऐसे कि रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कहता है कि A शुड बी मोर स्टेबल देन B, मैंने यहीं पे लिख दिया। लेकिन अब आप ध्यान दें, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट करें कितने हैं, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टाइम पे, 6, 6। कैसे, 2 4 6। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8 है, देखना आगे, 2 4 6 8, सही बात, मैंने लिख भी दिए, आसान हो गया। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टाइम पे, गिनो, 2 4 6 8, सही बात। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, देखो ध्यान से देखिए मेरे साथ, 2 4 6 8, 8 है। तो किस स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, बी में कि ए में। तो रूल ऑफ ऑक्टेट कहता है कि जी ये होना चाहिए, बी मस्ट बी मोर स्टेबल देन ए, सही बात है। तो ऐसे में ओवरऑल क्या हुआ, बी इज मोर देन ए। बहुत बहुत जरूरी रूल है ये, ठीक है, बहुत जरूरी। संशय को कोई डाउट है, संशय, क्या आपको डाउट है। ओके, मैं संश्रय को अनम्यूट कर रहा हूं, 1 मिनट। संश्रय फिर से बता, डाउट है। ओके, जस्ट लेट मी सी यार, कहां पे है संश्रय। एक मिनट, संश्रय जी। हेलो, संश्रय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा डाउट ये है कि जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जो बन रहा है, वो बॉन्ड के अकॉर्डिंगली तो ऑक्सीजन के पास, जैसे आपने पहले भी बताया, नेगेटिव चार्ज एक्वायर होना चाहिए और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। सही बात है। सर लेकिन फिर जो दूसरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है, तो ऐसा पॉसिबल कैसे होता है? नहीं, पॉसिबल होने में तू चार्ज काउंट करना, फॉर्मल चार्ज काउंट कर पहले, तू पॉसिबिलिटी को छोड़, पहले तू स्ट्रक्चर पे जा। फॉर्मल चार्ज गिनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके गिनते जा, 2, यस सर। सही तो है, यस फिर सर। 3, 1 4 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन है ना इस टाइम पे ऑक्सीजन के पास। यस सर, 5। तो ऐसे में 6 से 1 कम है, यस सर। तो फॉर्मल चार्ज +1 आ गया, ओके सर। सही बात है। यस सर। बिल्कुल आ जाता है, आने में क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कई जगह आता है, हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन पे चार्ज होता है। ओके सर। चलो बाय, कर दे। अच्छा, नाउ आर यू गेटिंग इट। अच्छा, बहुत बढ़िया रूल है, ध्यान दीजिएगा, जेई ने कई बार इस पे सवाल पूछा है, ठीक है।
the structures having linear conjugation are more stable than structures having क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब ये लीनियर और क्रॉस क्या होता है आप देखिए। हाँ आपका ध्यान बोर्ड पे रहे, आप प्लीज समझिए लीनियर कॉन्जुगेशन क्या हुआ। लीनियर कॉन्जुगेशन में ये होता है कि लीनियर कॉन्जुगेशन क्या होता है, जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब यहां पर जो कॉन्जुगेशन है वो लीनियरली चल रही है, मतलब ऐसे चल रही है, सही है, एक लाइन में चल रही है। इज इट ओके? सबको लग रहा है पता, एक लाइन में चल रही है कॉन्जुगेशन। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे क्रॉस कैसे हुआ, डबल सिंगल डबल, पूरे बॉन्ड को देखिए, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, फिर से स्टार्ट हुई डबल सिंगल डबल, मतलब ये पूरे, जैसे ये कंटिन्यूटी में है पूरे के पूरे बॉन्ड्स, ये कंटिन्यूटी में नहीं है, ये क्रॉस बन रहा है, मतलब डबल सिंगल डबल, इसका इसके साथ कॉन्जुगेशन है, इसका इसके साथ है, लेकिन इसका इसके साथ नहीं है, डायरेक्ट एक लाइन में नहीं है। आप डिफरेंस समझ जाइए, एक लाइन में नहीं है। तो जो लीनियर कॉन्जुगेशन वाला होगा, जबकि पाई बॉन्ड्स तीन ही है, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, तो जो लीनियर कॉन्जुगेशन वाला होगा, जो कंटिन्यूटी में आ गया वो लीनियर कॉन्जुगेशन, ठीक। मैंने कहा मोक्षा जी कि जब डबल सिंगल डबल कंटिन्यूटी में आ गए तो लीनियर कॉन्जुगेशन, जब ऐसा हुआ डबल सिंगल डबल एंड देन डबल सिंगल डबल, तो वो डिसकंटिन्यूटी जब आ गई, ठीक है, तो ऐसे में जो है इट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। स्ट्रक्चर्स खुद आपको बता रही है। डन। एक पॉइंट मैं ऐसे ही बिकॉज में भूल गया था, कॉन्जुगेशन इज रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन इज रेजोनेंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, यहां पे लिखवा दूं मैं, एन एटम कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम 2 electrons in रेजोनेंस। एक एटम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व कर सकता है या रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। एक एटम से, पहले लिख लीजिए, एक एटम से एक दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इज इट ओके? हाँ बिल्कुल सही बात है अग्रिम, ठीक है। हाँ नो प्रॉब्लम। अच्छा, नहीं, रेजोनेंस में अगर ट्रिपल बॉन्ड आएंगे भी तो उसमें से सिर्फ एक पाई बॉन्ड ही इन्वॉल्व होगा, ये मतलब है। इंतजार इंतजार करो, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है आगे जो है, ठीक है। डन, ठीक है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड में, चाहे लोन पेयर हो, ठीक है, ओके।
the molecules having more than one stable equivalent structures. संश्रय म्यूट हो जा भाई, तेरा गाना सबको सुनाई दे रहा है। अच्छा सुन, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें स्टेबल इक्वलेंट स्ट्रक्चर्स एक से ज्यादा हों वो एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। एग्जांपल देखो, ऐसे मत, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे ये है एसीटेट आयन, इसमें इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। आप देखें यहां पर एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, सही बात है, और ऑक्टेट सभी एटम्स का कंप्लीट है, आप सबका गिन लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बनाऊं, इनको यहां रखूं, इलेक्ट्रॉन्स को इनको यहां ले जाऊं, तो अब स्ट्रक्चर बन गई ये। ठीक है, इन दो स्ट्रक्चर्स को देखो, इन दोनों की स्टेबिलिटी, ये पहली स्ट्रक्चर है, ये दूसरी है, दोनों में डिफरेंस लग रहा है कुछ? कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड है जो न्यूट्रल है, दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरे में भी यही है, ठीक है। तो ऐसे में जो स्टेबिलिटी है वो फर्स्ट और सेकंड की बराबर है। तो कंक्लूजन क्या निकला? एसीटेट आयन इज हाईली स्टेबल, और ऐसी ही स्ट्रक्चर आपको बेंजीन में भी मिल जाएगी, जहां पे आप दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते थे, ये दो स्ट्रक्चर्स आ गई। अब यहां पर भी पहली और दूसरी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड शिफ्ट हुए, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन ये, सॉरी, इक्वल टू देन दिस, तो इसका मतलब बेंजीन इज exceptionally stabilized by resonance। सही बात है ना? क्योंकि आपको दो स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं बराबर स्टेबिलिटी की। इज इट ओके? एक्सेप्शनली हाईली स्टेबल बाय रेजोनेंस, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात जो है समझ में आ गई, ठीक है। और क्या बात है, स्पर्श ने भी आज कहा कि मजा आ गया। थैंक यू यार, थैंक यू। आई होप सबने एंजॉय किया होगा आज, बढ़िया बढ़िया फंडे सीखने को मिल गए, ठीक है। और एक बात बता दूं, ये सिर्फ रेजोनेंस के लिए रूल्स नहीं है, ये जो है, अब मैंने पहले कहा था कि ये जो है, आप दो स्ट्रक्चर्स को स्टेबल अनस्टेबल बता सकते हो इससे, तो ये रूल्स सारी जगह मैटर करेंगे, मतलब यही नहीं, ठीक है। तो चलिए, अक्ष कुमार शर्मा, थैंक यू, ठीक है। परमार जी थैंक यू। कृष्णल ने कहा साइड हो जाओ, ठीक है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आगे, ठीक है ना। अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे इसकी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसकी एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। फिर ये टॉपिक एंड भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम फिर से लाएंगे पिक्चर में जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे होंगे, वहां पर इसका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय।